हम्म। तो सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? हमने पढ़ी थी दो देशों की सत्ता की साझेदारी। अब ये जरूरी क्यों है, तो इसके लिए दो कारण दिए जा सकते हैं। हाँ। पहला कारण है कि इससे जो अलग अलग समूह होते हैं उनके बीच टकराव कम हो जाता है। अब हर देश में कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, तो अगर उन्हें सबको बराबर हिस्सा ना दिया जाए तो क्या होगा? उनमें टकराव बढ़ जाएंगे, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है, जैसा श्रीलंका में हुआ। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए अच्छा है सत्ता में हिस्सा दे देना। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं को बाकी लोगों पे थोप देना कुछ समय के लिए लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चल के देश की अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। देश की एकता और अखंडता को ये तोड़ सकता है। तो बहुसंख्यकों का जो आतंक है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही परेशान नहीं करता, कई बार बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतंत्री व्यवस्था में ठीक है, इसके लिए एक वजह और है कि वो ज्यादा गहरी है। सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन में रहते हैं, किसी एक देश में रह रहे हैं, उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए और वे लोग इसी तरह कार्य करें। हैं? क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा, ठीक। तो इसलिए वैध सरकार वही होती है जिसमें भागीदारी के माध्यम से सभी समूह जुड़े, सभी उसमें भागीदारी करें, हिस्सेदारी दिखाएं। तो इसलिए इन दो तर्कों में से जो पहला तर्क है उसे हम युक्तिपरक कह सकते हैं, दूसरे को नैतिक कह सकते हैं। युक्तिपरक मतलब एक उपाय के रूप में, हमारे पास ये उपाय है लोगों के टकराव को बचाने का। और दूसरा है नैतिकता, कि जो लोग समूह में रह रहे हैं उन सबको बराबर अधिकार मिलने ही चाहिए। तो युक्ति का जो परक, युक्ति या समझदारी का है, युक्तिवाद मतलब क्या होता है? किसी उपाय से जुड़ा हुआ। अब अगर हमें राजनीतिक टकराव रोकना है तो हम क्या करते हैं? हम उसको हिस्सा दे देते हैं लोगों को, अलग अलग लोगों को हिस्सेदारी सत्ता में। इस हिस्से से इतने लोग सत्ता में आएंगे, इस हिस्से से इतने। जैसे भारत में है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं ताकि उन लोगों को भी ये रहे कि हमें हिस्सा मिल रहा है सत्ता में। ये रहा लाभ या हानि का हिसाब लगा के अगर हम कोई फैसला लेते हैं तो उसे कहा जाता है युक्तिपरक फैसला। और पूरी तरह जो नैतिकता पे जी, आधारित एक है और बच्चा आ गया। हाँ हाँ, देख लिया। तो आगे आते हैं, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से सत्ता को बांटा जा सकता है। तो सत्ता का, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा हम नहीं कर सकते। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की विचारधारा का विचार आया था। लंबे समय से यह माना जाता था कि सरकार की जो सारी शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने वालों की शक्ति बिखर जाए तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत होता है कि जनता जो है वो सारी शक्तियों का स्रोत है। जनता में सारी शक्तियां शामिल होती हैं, वही चुनते हैं लोगों को। तो एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में अलग अलग समूह और उनके विचारों को सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें आती हैं। इसलिए हम लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं जिसमें नागरिकों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी दी जाए। तो अब आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कई रूप हैं, तो हम कुछ रूप देखते हैं। सबसे पहला जो पहला कार्य होता है वो होता है शासन के अंगों को विभिन्न भागों में बांट दिया जाए, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो ऊपर सरकार है इसे तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है, विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। तो जब इस तरह बांटा जाता है इसे कहा जाता है क्षैतिज वितरण। ये वितरण है क्षैतिज वितरण, क्योंकि इस तरह से बांटा जा रहा है इसे। तीनों का अलग अलग काम है और तीनों एक दूसरे पे नियंत्रण रखते हैं और तीनों मिलकर बनाते हैं सरकार। जी, क्षैतिज वितरण मतलब क्या होगा? ये जो बनाया अभी, ये दिख रहा है साइड में ग्राफ, ये हाँ। तो इसमें कैसे बटा हुआ है, ऐसे उसके साइड में दूसरा और दूसरी साइड तीसरा, ठीक है। तो जब ऐसे हर हिस्सा बराबर शक्ति रखे तो उसे कहा जाता है क्षैतिज वितरण, क्योंकि एक ही स्तर पे अपनी अपनी शक्ति निश्चित रखते हैं। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि सत्ता के जो अंग है
वो अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे और कोई भी जो एक अंग है वो सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। सब अंगों में बराबर सत्ता बटी रहेगी, जिससे संस्थाओं के बीच संतुलन बना रहता है। 9वीं कक्षा में आपने देखा होगा कि कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन वो संसद के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका संसद के अधीन कार्य करती है। इसी तरह जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश या जज होते हैं, उन्हें कार्यपालिका नियुक्त करती है। पर न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका पे और विधान पालिका पे अंकुश रखती है कानून बनाए जाने पे। इस व्यवस्था को हम कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। सबका एक दूसरे पे नियंत्रण होता है और वो संतुलित नियंत्रण होता है। कोई किसी के ऊपर पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता किसी को पूरी तरह। दो दो सेक्शन एक साथ है ना? अरे बात बाद में कर लेना, एक मेरी क्लास और एक दीपक की क्लास। बाद में डिटेल बांट लेना, अभी पहले इसमें देख लो। तो सरकार के जो दूसरा सर जी बंटवारा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तुझे नहीं बोल रहा, मैं दूसरे को बोल रहा हूँ। तो सत्ता का जो बंटवारा है वो अलग स्तरों पे भी हो सकता है। जैसे एक देश के लिए सामान्य सरकार हो, जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार होती है। उसके बाद प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पे राज्य सरकार होती है। पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है उसे कहा जाता है संघ या केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री आता है। दूसरी होती है प्रांतीय सरकार, जो हर जगह अलग अलग नाम से पुकारी जाती है। भारत में उसे कहते हैं राज्य सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री होता है उसका अध्यक्ष। तो हमारे देश में सत्ता का बंटवारा इसी तरह नहीं है। कई देशों में जो है वो प्रांतीय सरकारें हैं ही नहीं। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां संविधान में ये बात साफ दी गई है कि केंद्र और राज्य सरकार को किस किस तरह के अधिकार मिलेंगे। बेल्जियम में भी ये काम हुआ है, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकार के नीचे भी कई व्यवस्था हो सकती है, जिसमें आती है नगर पालिका और पंचायत। पंचायत तीसरा अंग होता है सरकार का। तो जब हम ऊपर से नीचे सर बात, जी प्रांतीय सरकार मतलब क्या होता है? राज्य सरकार मुख्यमंत्री आते हैं, जैसे हरियाणा की, दिल्ली की, पंजाब की, बिहार की। तो जब इस तरह बांटी जाए सरकार, सबसे पहले केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी पंचायत सरकार, स्थानीय सरकार जिसे कहा जाता है, जो पंचायत होती हैं। अगर ऊपर से नीचे ऐसे बांटा जाए तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊपर से नीचे को। पहला क्षैतिज था, ये ऊर्ध्व वितरण है, ठीक है। उसके बाद अगला सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है धार्मिक समूहों के आधार पर भी। जैसे बेल्जियम में बनाई गई है सामुदायिक सरकार, समुदाय की सरकार, जिसमें एक धर्म के लिए सरकार अलग से बना दी गई है। कौन आया और एडमिट। तो कुछ देशों के संविधान में और कानून का प्रावधान है कि समुदाय के जो कमजोर हिस्से हैं उन्हें सामाजिक रूप से कमजोरों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी दी जाए, उन्हें हिस्सा दिया जाए सरकार के अंदर। इस तरह की व्यवस्था में अलग अलग समूह के लिए अलग अलग योगदान किया जाता है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे, वो भी खुद को सरकार का हिस्सा माने। इसी तरह जो अल्पसंख्यक हैं, सर जी अब आपकी आवाज फटफट के आ रही है। पता नहीं, हाँ अब आई साहब, ठीक है। सर जी कभी कभी फट जा रही है, कभी कभी ठीक आ रही है। हाँ वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी थोड़ी। तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरह से हिस्सेदारी दी जाती है। सत्ता के बंटवारे में जो हिस्सेदारी करते हैं वो कई तरह के दबाव समूह और आंदोलन भी करते हैं, जो सत्ता का अंग नहीं होते लेकिन सत्ता के बाहर रह के उस पर दबाव डालते हैं। इसी तरह जो पार्टियां हैं, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिद्वंदिता करती हैं, आपस में प्रतियोगिता टाइप करती हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये पता चलता है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं रहती। अगर ज्यादा पार्टियां हैं तो सत्ता बार बार बदलेगी, जिसका मतलब है कोई एक व्यक्ति उस पर सही से नियंत्रण नहीं रख सकता। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे अगली बार हटा दिया जाएगा चुनाव में। कई बार सत्ता की यह भागीदारी प्रत्यक्ष दिखती है। कई जगह दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार बनाती हैं। इसी तरह लोकतंत्र में कई समूह होते हैं, जैसे व्यापारियों का समूह, किसानों का समूह, औद्योगिक मजदूरों का समूह। वो भी समूह सक्रिय भागीदारी दिखाते हैं सरकार में, जो सत्ता की हिस्सेदारी में एक योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान। ये तो बात हुई सत्ता के अलग अलग प्रकारों की, और बस यही था इसमें। इसके अलावा
इस लेसन में एक कहानी दी गई है, ये विक्रम बेताल बना के। सर जी अटेंडेंस लगा दो इसकी। इसे पढ़ लेना थोड़ा। अब इतने में क्या अटेंडेंस लगाएगा। तो आज का हमारा सर जी क्या है, भेज दे रहा हूँ फोटो खींच के। आज का हमारा लेसन इतना ही था ये। हाँ बिल्कुल डाल तो देनी है ताकि पता लग जाए बच्चों को भी, ये जो नहीं आ रहे हो उनका कुछ 4 नहीं। बच्चे हैं। तो इसमें एक स्टोरी सी दिया है, अभी रुक जा, पहले ये पढ़ लेते हैं थोड़ी स्टोरी, जब टाइम है तो फिर क्यों रुकना। जैसा कि ये थोड़ा सा जैसे विक्रम बेताल टाइप कहानी बनाई गई है, लेकिन ये आधुनिक टाइम के हिसाब से है। और ये रही कहानी खलील की उलझन, जो तुम्हें खलील की उलझन दिख रही होगी एक। तो इसमें क्या दिया गया है, अब इसमें एक कहानी दी है कि जिस तरह एक कहानी बना दी है कि जो विक्रम था वो रात में अपनी खामोशी से अपनी बाइक पे बैठ के, मोटरसाइकिल पे बैठ के चले जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पे बैठा था। हमेशा की तरह बेताल ने ये सोचा कि विक्रम को नींद ना आ जाए, इसलिए उसने कहानी शुरू की। तो एक कहानी है, बेरूत शहर की कहानी है। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप जो थे वो अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ जो थी वो मुसलमान थी, सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए कोई नई बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। ये लेबनान की राजधानी है बैरूत, तो उसकी राजधानी बेरूत में बस भी जाते थे। वे साथ साथ रहते थे, मेलजोल होता था और गृह युद्ध में एक साथ लड़ते भी थे। खलील का चाचा भी ऐसी लड़ाई में मारा गया था। तो जब गृह युद्ध समाप्त हो गया, उनके बीच आपस में होने वाला समुदायों का युद्ध समाप्त हो गया, तो लेबनान के सारे नेता एक साथ बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार यह तय हुआ कि देश का जो राष्ट्रपति है, वहां का एक पंथ है मैरोनाइट, उस पंथ का कैथोलिक होगा, जो ईसाई धर्म का जुड़ा हुआ सदस्य था। सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री जो है वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई को दिया जाएगा और जो संसद का अध्यक्ष बनेगा वो शिया मुसलमान बनेगा। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई जो है वो फ्रांस से कोई मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग को छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ तो दोनों की आबादी जो थी वो लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष उसी समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। तो खलील को लगता है कि इस समझौते में थोड़ी सी गड़बड़ी है। वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा मतलब राजनीति में ऊंचा पद चाहता है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में वो सबसे बड़े पद पे नहीं पहुंच सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के धर्म को। असल में वो चाहता ही नहीं है कि उसे किसी धर्म से जोड़ के देखा जाए। तो उसे समझ नहीं आता कि लेबनान में भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों सरकार नहीं बनाई गई। तो उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी हो और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वो किसी भी समुदाय का हो। लेकिन उस देश के जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है वो कहते हैं कि ये व्यवस्था सबसे अच्छी शांति दे सकती है हमें। तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो टीवी के टावर के पास पहुंचते हैं, यहाँ वो रुकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और पूछा कि अगर आपको लेबनान का कानून लिखने का अधिकार दिया जाए तो आप क्या करोगे? क्या आप पुरानी व्यवस्था चलने दोगे या नया काम करोगे? तो बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूलता कि अगर दिमाग में जवाब साफ नहीं है तो उसकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस सवाल का जवाब तुम्हें लिखना है। इस सवाल का कि अगर लेबनान का कानून आपको लिखने को दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप पुरानी व्यवस्था चलने देंगे या फिर कुछ नया करेंगे? तो अब विक्रम के सवाल का जवाब तुम्हें देना है, ठीक है? इस सवाल को वैसे मैं हाँ तुम्हें हो सका तो हमें देना है। बिल्कुल लिख के उस पे डालना ग्रुप पे।